हेलो एवरीवन, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का लोधारी क्लासेस के बीए प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, मूल अधिकार वाले सेशन को कंटिन्यू करते हुए हमारा ये सेकंड पार्ट होने जा रहा है। दोस्तों, वैसे तो जो आप मुझे कंटिन्यू फॉलो कर रहे हैं उनको पता ही है कि ये सेकंड पार्ट, इससे पहले एक पार्ट इसका हो चुका है। समानता के अधिकार पर हम चर्चा कर चुके हैं और मूल अधिकारों के जो बेसिक कंसेप्ट है उस सब पर हमारी चर्चा हो चुकी है। इस सेकंड पार्ट में दोस्तों हम पिछले वाले पार्ट को कंटिन्यू करेंगे। याद रखिएगा, कंटिन्यू करेंगे मतलब ये कि हमने जो अभी तक की जो बेसिक सी बातें की है, सामान्य सी चर्चा की है मूल अधिकारों को लेकर के, उन पर अब कोई चर्चा नहीं होगी, बल्कि उस पार्ट को कंटिन्यू करते हुए आगे बढ़ाएंगे। ठीक है ना। तो समानता के अधिकार पर जो हमें 6 प्रकार के मूल अधिकार प्राप्त थे, उन 6 अधिकारों में से मैं एक बार स्लाइड खोल भी देता हूं, क्योंकि कुछ नए स्टूडेंट भी होंगे तो वो भी थोड़ा सा समझ ले। दोस्तों, ये 6 प्रकार के मूल अधिकार पर हमने डिस्कस किया था, है ना। समानता का मूल अधिकार 14 से 18, स्वतंत्रता का मूल अधिकार 19 से 22, शोषण के विरुद्ध अधिकार 23-24, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28 और संस्कृति का अधिकार 29 से और 30। क्लियर है। तो इनके मध्य में दोस्तों सबसे पहले हमने स्टार्ट किया था समानता के अधिकार, और समानता के अधिकार को हम भाग में संवैधानिक उपचार का अधिकार भी था इसमें। तो इस एक पहले जो पार्ट था इसमें हम इसको कंप्लीट कर चुके हैं। समानता के पूरे जितने भी 5 आर्टिकल थे, पांचों आर्टिकल पर मतलब 14, 15, 16, 17 और 18, पांचों आर्टिकल पर हम विस्तार से चर्चा कर चुके हैं। अब सेकेंड भाग में हम आ चुके हैं स्वतंत्रता के अधिकार पर, है ना। अब दोस्तों इसको ऐसे देखिए, यह स्वतंत्रता के अधिकार में हमने 19 से 22 की चर्चा की है। इसमें 19 से 22, अनुच्छेद 19 से 22 याद रखिएगा। तो इस स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत हमें 2 प्रकार की एक मानसिक धारणा में रखिए, एक मानसिक धारणा रखिए कि स्वतंत्रता के जो अधिकार हैं हमें 2 प्रकार से प्राप्त है। 2 प्रकार क्या है? एक तो सामूहिक रूप से जो हमें मिला हुआ है, मतलब सभी को एक जैसा अधिकार मिला हुआ है ना, जिसे हम बोलेंगे नागरिक समानता। क्या? नागरिक स्वतंत्रता, माफ कीजिएगा, नागरिक स्वतंत्रता। मतलब संपूर्ण रूप से यह कहें कि सभी को एक समान रूप से मिली हुई है, वो स्वतंत्रता है जो हमें मिली है अनुच्छेद 19 में। और एक मिली है व्यक्तिगत स्वतंत्रता है। व्यक्तिगत स्वतंत्रता मतलब प्रत्येक व्यक्ति को स्वतंत्रता प्राप्त हुई है ना, उन्हें हम व्यक्तिगत स्वतंत्रता कहेंगे। ठीक है ना। तो अनुच्छेद 20, 21 और 22, उन 3 आर्टिकल में हम व्यक्तिगत स्वतंत्रताओं की चर्चा करने वाले हैं। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं अपने नागरिक स्वतंत्रताओं को, मतलब कि स्वतंत्रता का अधिकार को। तो स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत सबसे पहले हमें बात करना है अनुच्छेद 19 की। और चूंकि स्वतंत्रता का अधिकार सबसे इंपॉर्टेंट अनुच्छेद पूरे संविधान में, सबसे महत्वपूर्ण अगर कोई अनुच्छेद है दोस्तों तो वो है स्वतंत्रताओं को लेकर के अनुच्छेद 19, है ना। तो अनुच्छेद 19 को सबसे प्रमुख माना गया है यहां पर। और इस अनुच्छेद 19 के अंतर्गत दोस्तों कुछ स्वतंत्रताओं की बात की गई है। अनुच्छेद 19(1)(a), अनुच्छेद 19(1)(b), अनुच्छेद 19(1)(c) इस प्रकार से डिस्कस किया गया है। लेकिन मैं यहां पर आपको ज्यादा कंफ्यूज नहीं करूंगा, इसलिए, है ना, एक बेसिक कंसेप्ट आप यहां पर समझ लीजिए। अगर आपको पूरा, जैसे आप प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, तो फिर आपको जो है ये सेशन लेने के बाद में एक पुस्तक को फॉलो करना, कोई सी भी आप पुस्तक उठा लेंगे तो आपको इजीली फिर वहां पर समझ आने लगेगा और आपकी एक लिंक बन जाएगी, प्रॉपर लिंक बन जाएगी। ठीक है ना। तो इन नागरिक स्वतंत्रताओं के अंतर्गत, या ऐसा मानिए अनुच्छेद 19 के अंतर्गत दोस्तों कुछ विशेष स्वतंत्रताओं की बात की गई, जिसमें सबसे पहले आती है विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। क्या है दोस्तों? विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। एक एक करके इसको समझते हुए चलिए आगे, तो आगे आपको दिक्कत नहीं आएगी। तो विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का मतलब होता है दोस्तों कि प्रत्येक व्यक्ति को यहां पर अपने विचार रखने की, किसी प्रकार के अपने विचार रखने की, है ना, स्वतंत्रता है। साथ में अपने आप को अभिव्यक्त करने की स्वतंत्रता है ना। जैसे प्रेस, भाषण, ये टीवी चैनल जो चलते हैं दोस्तों, प्रेस को जो स्वतंत्रता, प्रेस जो अपना कार्य कर पाती है वो इस स्वतंत्रता के, विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के कारण ही कर पाती है। क्लियर है। प्रेस, मीडिया जो भी अपना कार्य करते हैं पूरी स्वतंत्रता पूर्वक, तो वो अभिव्यक्ति के कारण ही कर पाते, विचार और अभिव्यक्ति के कारण, है ना। तो इसमें प्रेस, भाषण, टीवी चैनल, समाचार पत्र, इन सब को इसी में शामिल किया गया है। ये स्वतंत्रता असीमित नहीं है, याद रखिएगा, ये स्वतंत्रता भी असीमित नहीं है। अगर कोई व्यक्ति इस स्वतंत्रता का प्रयोग करते हुए सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाता है या जन कल्याण की भावना को ठेस पहुंचाता है, या ऐसा मानिए कि जो सामान्य जो जनता के विरुद्ध कोई कार्य करता है, तो उस पर इस प्रकार की स्वतंत्रताओं पर कुछ युक्तियुक्त प्रबंधन लगाए जा सकते हैं या लगाए गए हैं, या मान लिए। तो इसको सिंपल तरीके से समझिए
कि स्वतंत्रता के अंतर्गत जो हमें नागरिक स्वतंत्रता प्राप्त है अनुच्छेद 19 में जो कुछ विशेष प्रकार की स्वतंत्रताएं हमें मिली हुई है, उसमें प्रथम है विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। इसमें प्रत्येक व्यक्ति को अपने विचार रखने, अपने आप को अभिव्यक्त करने की स्वतंत्रता पूरी तरह से प्रोवाइड की गई है, लेकिन साथ ही साथ में इस पर कुछ प्रतिबंध भी लगाए गए हैं, मतलब उसको सीमित किया गया है स्वतंत्रता को, ताकि कोई व्यक्ति जो है राष्ट्र के विरुद्ध जाकर कार्य ना कर सके, है ना, व्यवस्था को, जो सार्वजनिक व्यवस्था है उस व्यवस्था को जो है भंग ना कर सके। क्लियर है। इसके बाद में दोस्तों आती है आपकी स्वतंत्रता के अंतर्गत आती है आपकी शांतिपूर्ण सम्मेलन की स्वतंत्रता। मतलब यह कि बिना अस्त्र शस्त्रों के शांतिपूर्ण तरीके से आप किसी सभा का आयोजन कर सकते हैं, कुछ सम्मेलन का आयोजन कर सकते हैं, आपको पूरी स्वतंत्रता है। क्लियर है। तो इनके माध्यम से, इन सम्मेलनों के माध्यम से या सभा के माध्यम से क्या होता है कि एक व्यक्ति अपने विचारों का प्रचार करता है, एक व्यक्ति अपने विचारों को दूसरे समाज में अपने विचारों को प्रोवाइड करने का कार्य करता है। तो नागरिक अपने विचारों का प्रचार प्रसार करने के लिए इस प्रकार की स्वतंत्रता का प्रयोग करते हैं, बिना अस्त्र शस्त्र के सम्मेलन कर सकता है इसमें, या सभा का आयोजन कर सकता है। बेसिक समझते हुए चलिए, डिटेल आपको अंदर में दे रखी, डोंट वरी, परेशान ना हो, डिटेल आपको एग्जाम में लिखने के लिए डिटेल पूरी भर पल्ले है, इसमें टेंशन मत लेना, है ना। और समुदाय और संघ बनाने की स्वतंत्रता। समुदाय और संघ बनाने की स्वतंत्रता मतलब यह है कि जाति समाज के कोई विशेष वर्ग, समाज के व्यक्ति मिलकर के अपने समाज से संबंधित कोई समुदाय का निर्माण कर सकते हैं, कोई संघ का निर्माण कर सकते हैं, लेकिन यहां पर यह स्वतंत्रता भी असीमित नहीं है, यहां पर भी कुछ प्रतिबंध लगाए गए हैं, जिससे कि कोई ऐसा संघ ना बना पाए जो विदेशों से व्यापार करना प्रारंभ कर दे, है ना। व्यापार मतलब कि राष्ट्र के विरुद्ध या विदेशों से अपने शत्रु राष्ट्र के साथ में उत्तम व्यवहार रखे, है ना, या कहें कि देश की जो गुप्त सूचनाएं होती है उनको जो है अन्य देशों को प्रदान करना चालू कर दे, भेजना चालू कर दे, इस प्रकार का कोई संघ नहीं बना सकता। तो यहां पर कुछ युक्त प्रबंधन लगाए गए हैं, ठीक है ना। इसके अलावा बात करेंगे हम भ्रमण की स्वतंत्रता। मतलब भारत का कोई भी नागरिक पूरे भारत में कहीं पर भी जो है घूम फिर सकता है, कोई रोक टोक नहीं होगी। इसके अलावा आवास की स्वतंत्रता भी दोस्तों यहां पर दी गई है, निवास की स्वतंत्रता, आवास की स्वतंत्रता। भारत का कोई भी नागरिक कहीं पर भी जाकर के निवास कर सकता है, कुछ अपवादों को छोड़ करके। इसके बाद में एक लास्ट है दोस्तों, वो है व्यवसाय की स्वतंत्रता, कि भारत का नागरिक जो है, जो उसकी मर्जी में है वो कार्य कर सकता है, अपना जीवन यापन करने के लिए कोई सा व्यवसाय कर सकता है ना। अब इस व्यवसाय की स्वतंत्रता के माध्यम से उस लिंक को तोड़ दिया गया है, उस परंपरा को तोड़ दिया जो पहले प्राचीन भारत से चली आ रही थी, कि शूद्र का कार्य करेगा, है ना, वैश्य का ही कार्य करेगा, क्षत्रिय का और ब्राह्मण का। तो उस परंपरा को यहां पर ब्रेक कर दिया गया है व्यवसाय की स्वतंत्रता प्रोवाइड करके। क्लियर है। चलिए तो दोस्तों, इस स्वतंत्रता से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण डाटा मैंने आप लोगों के लिए अंदर भी छोड़ा हुआ है, तो इसको, हाँ अच्छा, इसमें एक बात और देख लीजिएगा, इसमें जो लास्ट में लिखी देखिए कि जैसे संविधान लागू हुआ, संविधान के लागू होने के तुरंत बाद ही जैसे देखिए मूल संविधान लागू हो चुका था आपका, जहां पर आपको सिर्फ स्वतंत्रताएं प्रदान की गई थी, ये स्वतंत्रताएं दी गई थी। लेकिन इसके तुरंत बाद अगले साल ही फिर से एक ख्याल आया कि यार ये स्वतंत्रताएं हमने दी है, कहीं ऐसा ना हो कि स्वतंत्रताओं का व्यक्ति जो है दुरुपयोग कर ले, या इस हद तक प्रयोग करे कि वो राष्ट्र के हित के लिए, राष्ट्र के हित में ना हो, अहित में चली जाए वो स्वतंत्रताएं। तो इसके लिए क्या करा कि उसके अगले साल ही 1951 में, 1950 में संविधान लागू हुआ था, तो 1951 में कुछ प्रतिबंध लगा दिए, कुछ प्रतिबंध आरोपित कर दिए स्वतंत्रताओं पर, है ना। तो उसको लेकर ताकि ये क्या है कि आंतरिक शांति बनी रहे, है ना, विदेशों के साथ जो संबंध है वो सरकार सुरक्षित रख पाए, इस नजरिए को लेकर के ही कुछ युक्त प्रबंधन लगाए गए थे। क्लियर है। चलिए अब दोस्तों, इनको लेकर के एक एक पूरी स्वतंत्रताओं के बारे में मैंने आपको डिस्कस पूरा विस्तार से दिया गया है आप लोगों के लिए। व्यवहारिक तौर से समझने के बाद में इसका थ्योरेटिकल पार्ट पूरा आपके सामने है, आप अपने एग्जाम के पर्सपेक्टिव से जो है इनकी तैयारी कर सकते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, पूरी स्वतंत्रताओं के अधिकार के अंतर्गत जो 19 से 22 तक की बात की गई है, इसमें अनुच्छेद 19 सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। क्यों है सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण? क्योंकि इसी अनुच्छेद में व्यक्ति को वो स्वतंत्रताएं प्रदान की गई थी जिसके माध्यम से व्यक्ति अपना विकास करने के साथ ही साथ में अपना जीवन स्तर को बेहतरीन बना सकता था, है ना। तो यहां पर भी दोस्तों 7 प्रकार की स्वतंत्रताओं की चर्चा की गई थी। कहां पर? नागरिक स्वतंत्रताओं में 7 प्रकार की स्वतंत्रता। जैसे हमने मूल अधिकार में देखा था ना कि मूल अधिकार में 7 मूल अधिकार थे, उसमें से 6 नंबर का मूल अधिकार हमसे छीन लिया गया बाद में, है ना, उसको कानूनी अधिकार बना दिया था। कौन सा? संपत्ति का अधिकार। तो वो जो संपत्ति का अधिकार था ना, वो संपत्ति की स्वतंत्रता भी थी, यहां पर संपत्ति की स्वतंत्रता भी थी, जिसे यहां से जैसे ही मौलिक अधिकार से संपत्ति का अधिकार हटाया, वैसे ही संपत्ति के जो स्वतंत्रता थी वो भी यहां से अपने आप हट गई,
है ना। तो इस प्रकार से हमारे पास सिर्फ 6 स्वतंत्रताएं बचती है, किसमें? नागरिक स्वतंत्रताओं में। याद रखिएगा, नागरिक स्वतंत्रताओं में अनुच्छेद 19 में 6 स्वतंत्रता हमारे पास बचती। कौन कौन सी? विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, शांतिपूर्ण सम्मेलन की, समुदाय संघ निर्माण की, भ्रमण की, निवास की और व्यवसाय की। ये 6 स्वतंत्रताएं हमारे पास बच जाती है और इन्हीं 6 स्वतंत्रताओं के बारे में पूरे विस्तार से आपके सामने पूरा डाटा रखा हुआ है। मैं फिर से एक बार व्यवहारिक रूप से समझाते हुए चल रहा हूं, ये स्लाइड आप लोग स्वयं पढ़ेंगे, आप इजीली समझते हुए आगे चल पड़ जाएंगे, ठीक है ना, आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। चलिए, सबसे पहली थी विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इसमें भारत के सभी नागरिकों को अपने विचार रखने की, भाषण देने की, है ना, और अपने या अपने व्यक्तियों, किसी अन्य व्यक्तियों के विचारों का प्रचार प्रसार करने की पूरी स्वतंत्रता इसमें दी गई थी, इस कंसेप्ट के माध्यम से, ठीक है ना। और इसमें ही प्रेस या मीडिया की स्वतंत्रता भी इसी में सम्मिलित होती है, जिसके कारण आज स्वतंत्र रूप से प्रेस या मीडिया अपना कार्य कर पा रहे हैं। क्लियर है? तो नागरिकों को विचार और अभिव्यक्ति की यह स्वतंत्रता असीमित रूप से प्राप्त नहीं है, इसमें भी कुछ युक्ति युक्त प्रतिबंध लगाए गए हैं, निर्बंधन लगाए गए हैं। बस इतना सा याद रखेंगे आप, कुछ युक्ति युक्त निर्बंधन लगाए गए मतलब प्रतिबंध लगाए गए हैं, बस इतना सा याद रखिएगा। वो क्या लगाए गए हैं वो आगे का कंसेप्ट है, वो हम आगे समझेंगे उसको, ठीक है ना। नेक्स्ट है शांतिपूर्ण सम्मेलन की स्वतंत्रता। तो कोई भी व्यक्ति, कोई भी नागरिक अपने विचारों का प्रचार करने के लिए, अपने विचारों का प्रसार करने के लिए बिना अस्त्र शस्त्रों के एक शांतिपूर्ण सम्मेलन का आयोजन कर सकता है ना। उसके द्वारा जुलूस या प्रदर्शन का आयोजन भी किया जा सकता है। क्लियर है? लेकिन याद रखिएगा, ये स्वतंत्रता भी असीमित नहीं है। मतलब ये समझ लीजिए यार कि जितनी भी 6 स्वतंत्रताएं हमको दी गई है ना, हर एक स्वतंत्रता के पीछे प्रतिबंध चिपका दिया गया, प्रतिबंध का एक स्टिकर चिपका दिया गया है, एक स्टार लगाकर चिपका दिया गया कि भैया ध्यान रखना, इस स्वतंत्रता का इस्तेमाल करते हुए ध्यान रखिएगा आप लोग कि ये असीमित नहीं है, है ना। इस पर प्रतिबंध लगाए गए हैं सरकार के द्वारा आपके लिए। मतलब आप जो है अपनी स्वतंत्रता का प्रयोग करते हो, जैसे मान लीजिए ना यार, आपको रोड पर चलने का अधिकार है, आप बिल्कुल मस्त चल रहे हो, कोई टेंशन नहीं है, आपको कोई रोक नहीं सकता है ना। लेकिन आप चल रहे हो पूरा डांस करते हुए, पूरा रोड पर डांस करते हुए चल रहे हो, तो इससे क्या हो रहा है? आप अपनी स्वतंत्रता का तो इस्तेमाल कर रहे हो, लेकिन अन्य व्यक्ति को भी तो वही स्वतंत्रता प्रदान की गई है सरकार ने, संविधान ने वही स्वतंत्रता अन्य व्यक्तियों को भी दी है। तो आपका रोड पर डांस करने की वजह से जो अन्य व्यक्ति डिस्टर्ब हो रहे हैं, आपके पीछे आने वाले, उनकी स्वतंत्रताओं का क्या? तो इसके लिए कुछ युक्ति युक्त निर्बंधन आरोपित कर दिए गए हैं इन सभी स्वतंत्रताओं पर, याद रखिएगा, ठीक है ना, ताकि आप किसी और की स्वतंत्रता पर में हस्तक्षेप ना कर सके। क्लियर है? चलिए, अगला था दोस्तों, नेक्स्ट है समुदाय या संघ निर्माण की स्वतंत्रता। तो संविधान के द्वारा सभी नागरिकों को समुदाय और संघ निर्माण की स्वतंत्रता भी प्रदान की गई है, लेकिन यह स्वतंत्रता भी जो है प्रतिबंधों से मुक्त नहीं है, इस पर भी कुछ युक्ति युक्त निर्बंधन लगाए गए हैं। क्लियर है ना। इसमें साधारण जनता के हितों को ध्यान में रखते हुए ये युक्ति युक्त प्रतिबंधन लगाए गए हैं। क्लियर है ना। संघ का निर्माण करना, जैसे कि आज जितनी भी कोऑपरेटिव सोसाइटियां होती है, कोऑपरेटिव सोसाइटी होती है ना, तो ये क्या होती है दोस्तों? ये संघ ही तो होते हैं। संघ का निर्माण करना, समुदाय बना लेना, है ना। विभिन्न प्रकार से जो पॉलिटिकल पार्टियां बनती है, तो क्या ये समुदाय किस में बनते? इस अधिकार का प्रयोग करते हुए बनते, ठीक है ना। चलिए, इसके अलावा भ्रमण की स्वतंत्रता और निवास की स्वतंत्रता। भ्रमण की स्वतंत्रता मतलब सिंपल सी है कि कोई विशेष परमिशन लेने की आपको आवश्यकता नहीं है भारत सरकार से कि आपको जो है जम्मू कश्मीर जाना है या आपको जो है दक्षिण भारत में केरल जाना है, तमिलनाडु जाना है, आप कहीं भी पूरे भारत में कहीं भी घूम फिर सकते हो, कोई रोक टोक नहीं है। निवास की स्वतंत्रता भी, आप पूरे भारत में कहीं पर भी जाकर निवास कर सकते हो, कोई रोक टोक नहीं होगी। कुछ अपवादों को छोड़ दें तो, क्योंकि भारत में कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जिनको आरक्षित किया गया है सरकार के द्वारा और वहां कुछ विशेष व्यवस्थाएं की गई है, तो उन क्षेत्रों के लिए आपको कुछ परमिशन लेनी हो सकती है। लेकिन इसके अलावा कुछ अपवादों को छोड़ दें तो आपको कहीं पूरे भारत में कहीं भी घूमिए, आप भारत में कहीं भी निवास कर सकते हैं, कोई रोक टोक नहीं होगी। क्लियर है। अगली जो है दोस्तों वो है व्यवसाय की स्वतंत्रता। ये व्यवसाय एक बहुत बड़ा मुद्दा था प्राचीन भारत में। ये प्राचीन भारत का है कि आजादी से पहले तक भी, 1947 से पहले ये व्यवसाय बहुत बड़ा मुद्दा था, क्योंकि हमारा पूरा समाज जो है 4 कैटेगरी में बटा हुआ था, आप सभी जानते हैं, ब्राह्मण में, क्षत्रियों में, वैश्य और शूद्र में, है ना। तो दोस्तों ये जो निचली जातियां थी, जो ये शूद्र वर्ग था, ये शूद्र वर्ग को परमिशन नहीं थी कि वो कोई दूसरा व्यापार कर पाए जो कि वैश्यों के अंडर में आता हो। इस प्रकार व्यापार करने की उनको परमिशन नहीं थी। तो इस प्रकार की जो वो चेन थी, उस चेन को तोड़ने का कार्य इस स्वतंत्रता ने किया। और सबसे बेहतर कार्य यही है कि अब पूरे भारत में कोई भी व्यक्ति कोई सा भी कार्य कर सकता है, जिसमें उसकी योग्यता है वो कोई सा भी कार्य करे, उसे कोई रोक नहीं सकता कि आप जाति के आधार पर उसके साथ कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता। चाहे वो किसी संघ का निर्माण करे, है ना, चाहे वो किसी भी प्रकार का व्यापार करे, आपको उस व्यापार को लेकर के जो है दोस्तों, उसके जाति को लेकर के उसे कोई व्यक्ति, कोई अन्य बाधा उसके व्यापार में नहीं डाल सकता। या सरकार भी ये नहीं बोल सकती कि आप विशेष रूप से यही कार्य करेंगे, है ना। सरकार भी आपको बाध्य नहीं करेगी, रोकेगी नहीं।
क्लियर है? तो इस प्रकार से दोस्तों हमारे स्वतंत्रता का अधिकार के अंतर्गत अनुच्छेद 19 कंप्लीट होता है। याद रखिएगा, अनुच्छेद 19 में हमने 6 प्रकार की स्वतंत्रताओं की बात की है। 7 थी, संपत्ति की स्वतंत्रता भी थी, लेकिन वो हट चुकी थी इसमें से, है ना, 44वीं संविधान संशोधन के माध्यम से। क्लियर है? तो 6 स्वतंत्रताओं की हमने बात की, उनको कंटिन्यू क्रम अनुसार याद रखेंगे अनुच्छेद 19 के अंतर्गत। अब 3 बच जाते हैं, अनुच्छेद 20, 21 और 22, है ना। अब तीनों की बात करते हैं। भाई अनुच्छेद 20 में क्या दिया गया है? अनुच्छेद 20 में व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अंतर्गत क्या दिया गया है? यहां पर दिया गया है दोस्तों 20 से 22 के अंतर्गत जीवन की स्वतंत्रता दी गई है, और विशेषकर अनुच्छेद 20 में दोस्तों जो है दोष सिद्धि के निवारण को लेकर के कुछ अधिकार दिए गए हैं प्रत्येक व्यक्ति को। और ये कहा गया है अनुच्छेद 20 के अंतर्गत 3 विशेष प्रावधान किए गए। इन 3 विशेष प्रावधानों के अंतर्गत कहा गया है कि दोष सिद्धि में या कहें कि जब व्यक्ति पर किसी प्रकार का कोई आरोप लागू होता है, आरोप अधिरोपित होता है, तो उस आरोप से बचने के लिए व्यक्ति अपना खुद का बचाव कर सकता है। ये स्वतंत्रता सरकार के संविधान के द्वारा आपको प्रोवाइड की गई है। इसमें पहली तो यह है कि बिना दोष सिद्धि के दंड नहीं दिया जा सकता। पहली बात कहा की गई है कि जब तक उस व्यक्ति पर दोष सिद्ध नहीं हो जाता, जिसने कोई अपराध किया है ये मान करके उसे अरेस्ट किया है ना, अब अरेस्ट करने के बाद में उस पर जब तक वो न्यायालय उस पर दोष सिद्ध नहीं कर देता कि हाँ इसने ही दोष किया है या किसी कानून का जो है उल्लंघन किया है, तब तक उसे दंड नहीं दिया जा सकता। दूसरी बात की गई है, दूसरा कहा गया है, अगले इसी पड़ाव में कहा गया है कि अगर कोई व्यक्ति ने एक अपराध किया तो उस एक अपराध को लेकर के उसको एक से ज्यादा बार सजा नहीं दी जा सकती है ना। एक ही अपराध के लिए एक बार उसने अपराध किया तो उसको एक ही बार दंडित किया जा सकता है, बार बार उसे दंडित नहीं किया जा सकता एक अपराध के लिए, है ना। और तीसरा कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति ने जिसने भी अपराध किया है उसे स्वयं के विरोध में साक्षी बनने से बाध्य नहीं किया जा सकता। मतलब किसी व्यक्ति से जबरदस्ती आप जो है उससे कबूल नहीं करवा सकते हो आप लोग कि आपने ये अपराध किया है, या कहें कि कोर्ट में चल और तू अपने खिलाफ ही गवाही दे, है ना। तो कोई व्यक्ति अपने खिलाफ गवाही देने से बच सकता है इस व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार का इस्तेमाल करते हुए, अनुच्छेद 20 का इस्तेमाल करते हुए। आई होप दोस्तों ये 3 कंसेप्ट पूरे क्लियर होंगे अनुच्छेद 20 वाले, ठीक है ना। अब बात करेंगे अनुच्छेद 21 की। तो अनुच्छेद 21 और अनुच्छेद 22। अनुच्छेद 21 बहुत ही बेहतरीन है, जीवन का अधिकार, सिंपल सा है, जीवन का अधिकार मतलब क्या कि प्रत्येक व्यक्ति को जीवन जीने का अधिकार होगा, जीवन जीने का अधिकार होगा। उस व्यक्ति से कोई भी उसका जीवन नहीं छीन सकता, कोई भी अपना जीवन नहीं छीन सकता, है ना। कोई मारेगा तो वो कानून का उल्लंघन करेगा। किसी ने किसी भी प्रकार से किसी का अगर जीवन का हनन किया है, जीवन छीना है, तो वो उसने कानून का उल्लंघन किया है, सिवाय एक अपवाद को छोड़कर। एक अपवाद है इसमें, और अपवाद वो है कि जब तक सरकार के द्वारा या कहें कि संसद के द्वारा कोई विशेष कानून ना बन जाए। कानून के द्वारा जब किसी व्यक्ति का जीवन छीना जाता है, जैसे कि फांसी की सजा दी जाती है ना, तो फांसी की सजा क्या है दोस्तों, ये एक कानून है। तो कानून को छोड़ करके, कानून में जो व्यवस्था की गई है उसको छोड़ करके उसके अलावा किसी अन्य प्रकार से उसका जीवन उससे नहीं छीना जा सकता है। यह प्रावधान किया गया अनुच्छेद 21 में। तो अनुच्छेद 21 जो है दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है प्रत्येक व्यक्ति के जीवन को लेकर के, ठीक। तीसरा नेक्स्ट है अनुच्छेद 22। इसमें बात की गई नजरबंदी के विरुद्ध संरक्षण का अधिकार। नजरबंदी मतलब कि अरेस्ट करते वक्त व्यक्ति के पास में क्या क्या अधिकार होते हैं। जब व्यक्ति को कोई अरेस्ट करता है ना, बंदी बनाता है, या कानून जब किसी व्यक्ति को बंदी बनाता है किसी अपराध को लेकर के, किसी अपराध के संदेह को लेकर के, तो उस समय उस व्यक्ति बंदी बनने वाले व्यक्ति के पास कौन कौन से अधिकार होंगे, ये बात की गई है इस आर्टिकल 22 में। वो कहा गया है कि बंदी बनने वाले व्यक्ति के पास 3 विशेष प्रकार के अधिकार होंगे, 3 विशेष प्रकार की स्वतंत्रता होगी। और वो होगी सबसे पहले कि बंदी बनने का कारण जान सके, वो कि जो भी उसको अरेस्ट करने आया है उससे पूछ सके कि भैया क्या रीजन है, क्यों अरेस्ट कर रहे हो मुझे, FIR वगैरह दिखाइए, सारी बातें वो पहले कर सकता है उसी स्पॉट पर, है ना। नेक्स्ट था कि जब उसको बंदी बनाया जा रहा हो तो उसको पूरा एक अधिकार दिया जाएगा कि आप अपनी चॉइस के अनुसार अपना वकील चुन सकते हैं, मतलब अपने लिए किसी अधिवक्ता की व्यवस्था कर सकते हैं, है ना। और तीसरा जो अधिकार है, स्वतंत्रता है, वो है कि जब आपको अरेस्ट किया गया है तो 24 घंटे के अंदर आपको न्यायालय में प्रस्तुत किया ही जाएगा, न्यायालय के सामने पेश किया ही जाएगा। जब तक न्यायालय का अगर कोई विशेष ऑर्डर होगा, कुछ समय दिया जाएगा, तो उसको छोड़ करके सामान्य परिस्थितियों में जो आपको अरेस्ट, जो कानून के तहत अरेस्ट किया जाएगा, तो अरेस्ट करने के 24 घंटे के अंदर जो है नजदीकी जो भी न्यायालय होगा वहां पर आपको पेश किया जाना आवश्यक होगा,
ठीक है ना। 24 घंटे से ज्यादा आपको अरेस्ट कोई कानून नहीं कर सकता है बिना न्यायालय की परमिशन के। आई होप ये स्वतंत्रता का अधिकार भी आपका दोस्तों अब तक पूरा कंप्लीट होना चाहिए, ठीक है ना। यहां तक आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। क्लियर है। चलिए अगर ये क्लियर है दोस्तों तो देखिए अब तक हमारे 2 विशेष स्वतंत्रताएं फिनिश हो चुकी है। समानता का अधिकार कंप्लीट हो चुका है, स्वतंत्रता का अधिकार कंप्लीट हो चुका है। समानता के अधिकार के अंतर्गत हमने 14 से 18 तक की बात की है और स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत हमने दोस्तों 19 से 22 तक की बात की है, ठीक है ना। और अब 2 विशेष आते हैं, सिर्फ 23 और एक 24, अनुच्छेद 23 और अनुच्छेद 24। इस 2 की हमें बात करना है, शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध, शोषण का मतलब क्या होता है दोस्तों कि विभिन्न प्रकार से जो व्यक्तियों का शोषण किया जाता था भारतीय समाज में, उस शोषण को रोकने के लिए। जैसे शोषण कैसे कि वहां उस समय में आजादी से पहले की कहानी है दोस्तों, या प्राचीन भारत में तो बहुत भयानक थी, या मुगल काल में और ज्यादा भयानक थी कि वहां पर व्यक्तियों का व्यापार किया जाता था, महिलाओं का, बच्चों का, इनका व्यापार किया जाता था, है ना, इनको बेचा जाता था। तो इस प्रकार का जो शोषण होता था उनको शोषण से रोकने के लिए ना, दास प्रथा भयानक रूप से व्याप्त थी भारत में। तो जो दास प्रथा थी, उस दास प्रथा को समाप्त करने के लिए इस प्रकार की व्यवस्था की गई। बच्चों का जीवन सुरक्षित रखने के लिए शोषण के विरुद्ध अधिकार प्रदान किया गया है, जिसमें अनुच्छेद 23 और अनुच्छेद 24 इसमें सामान्य सी बातें बोली गई। और 2 सामान्य सी बातें, पहला कहा गया है कि मनुष्य का क्रय विक्रय या उस पर बेगार से उस पर रोक लगा दी जाती है अनुच्छेद 23 के अंतर्गत। अनुच्छेद 23 आर्टिकल 23 1 के अंतर्गत जो है, मनुष्य को अब आप बेच नहीं सकते, चाहे वो कोई भी हो, है ना, मतलब उसे दास नहीं बनाया जा सकता। तीसरी बात, उस पर बेगार नहीं, बेगार का मतलब होता है कि आप जो है उसको एक पारिश्रमिक प्रदान नहीं कर रहे हो, है ना, उसको दबाव में लेकर के उससे जबरदस्ती कार्य करवा रहे हो। तो किसी व्यक्ति से जबरदस्ती प्रभाव डाल करके कार्य करवाने का मतलब होता है उस पर बेगार लादना, है ना। तो ये मानव का क्रय विक्रय और बेगार, इससे छूट प्रदान कर दी है, इस पर रोक लगा दी गई है अनुच्छेद 23 1 के अंतर्गत। क्लियर है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 24। तो अनुच्छेद 24 में दोस्तों बाल श्रम में सुधार किया गया है। बाल श्रम में सुधार किया कैसे कि बाल श्रम मतलब ये कि 14 वर्ष से जो छोटे बच्चे होंगे उन्हें किसी भी प्रकार के जोखिम भरे कार्यों में नहीं लगाया जा सकता, कारखानों में, खानों में, या कोई भी जो जोखिम भरे कार्य होंगे। और यहां तक कि 14 वर्ष से नीचे के जो बच्चे हैं उनको तो किसी प्रकार से भी उनको किसी नौकरी पर नहीं लगाया जा सकता, उनको नौकर नहीं बनाया जा सकता, है ना। तो इस प्रकार से बच्चों का जीवन भी यहां पर सुरक्षित करने का प्रयास किया गया है। और आगे चल के दोस्तों अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था भी की गई है ना। तो 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए जो है यहाँ पर इनको कार्य से हटा करके और शिक्षा में डालने का भरकस प्रयास इसके द्वारा किया गया है। दोस्तों इस हिसाब से जो है आपके ये 3 अधिकार कंप्लीट हो जाते हैं, समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार और शोषण के विरुद्ध अधिकार। क्लियर है। तो दोस्तों अब ये 12 से जो 35 तक हमें डिस्कस करना है, तो हम आर्टिकल 24 तक हम डिस्कस कर चुके हैं। क्लियर है ना। अब इसके बाद जो हमारा अधिकार आता है दोस्तों, अधिकार जो 4 नंबर पर है वो है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, जिसमें हमें आर्टिकल 25, 26, 27 और 28 4 विशेष आर्टिकलों पे चर्चा करनी है। तो 4 आर्टिकल है, मतलब कि 4 व्यवस्थाएं की गई है ना। तो चारों व्यवस्थाओं पर भी हम यहाँ पर जो है विस्तार से समझने का प्रयास करते हैं। इस स्वतंत्रता में एक विशेष बात आप लोग याद रखेंगे, और वो विशेष बात यह है कि ये जो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है दोस्तों, ये सभी को प्रदान किया गया है। भारत में जो भी व्यक्ति रह रहा है उस सभी को, है ना, चाहे वो नागरिक हो या फिर वो नागरिक ना हो, है ना, भले वो विदेशी हो या भारतीय हो, सभी को धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान किया गया है। क्लियर है। तो पहले आर्टिकल में अर्थात कि आर्टिकल 25 में कहा गया है कि धार्मिक आचरण और प्रचार की स्वतंत्रता आपको प्रदान की जाती है। मतलब कि जिस व्यक्ति का जो भी धर्म का वो जो आचरण करता है, जिस व्यक्ति का जो भी धर्म है वो अपने धर्म का आचरण कर सकता है, अपने धर्म के अलावा वो जिसका चाहे उस धर्म का आचरण कर सकता है, किसी भी धर्म को अपना सकता है, कोई रोक टोक नहीं होगी। अपना धार्मिक प्रकृति के अनुसार, या कहें कि धार्मिक आचरण जो व्यक्ति करेगा उसमें राज्य सरकार किसी प्रकार का कोई भेदभाव उनके साथ नहीं करेगी, है ना। तो प्रत्येक व्यक्ति को अपने धर्म के अनुसार आचरण करने की स्वतंत्रता प्रदान की गई है। इसमें जो दोस्तों सिख जो एक कटार लेकर चलते हैं ना साथ में, तो वो भी उनकी धार्मिक स्वतंत्रता के अंतर्गत ही आती, याद रखिएगा, है ना। तो वो एक तरह से हथियार है। सिख लोग जो कटार बांधकर चलते हैं साथ में, तो वो एक प्रकार का हथियार है जो किसी को रखने की परमिशन नहीं है भारत में, लेकिन वो धार्मिक स्वतंत्रता के कारण दोस्तों वो अपनी कटार रख पाते हैं, क्योंकि उनका धार्मिक परंपरा के अंतर्गत वो चला आ रहा, उनका एक धार्मिक अंग है, ये मान लीजिए धार्मिक परंपरा का एक अंग है।
क्लियर है। चलिए इसके बाद में अनुच्छेद 26 में कहा गया है कि धार्मिक मामलों के जो प्रबंध होगा उसमें भी आपको स्वतंत्रता होगी। मतलब ये कि धर्म के अनुसार, जैसे कि बड़े बड़े जो संस्थान होते हैं, कहीं कि बड़े बड़े जो संघ बना लिए जाते हैं मंदिरों के लेकर के, मस्जिद के लेकर, या विभिन्न प्रकार से जो मंदिर मस्जिदों में या गुरुद्वारों की जो संपत्ति इकट्ठा होती है, संपत्ति को लेकर के जिस संघ का निर्माण कर लिया जाता है, समुदाय बना लिया जाता है, तो उन सब में प्रबंध करने की स्वतंत्रता भी आपको प्रदान की जाती है। इसमें भी राज्य सरकार जो है किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करेगी, है ना। तो धार्मिक और परोपकारी कार्यों के लिए संस्थाएं बनाई जा सकेंगी, कोई व्यक्ति बना सकेगा अपने धर्म को लेकर के, उनका संचालन भी व्यक्ति इजीली कर सकेगा। जो बड़े बड़े संगठन होते हैं ना दोस्तों, आज धार्मिक संगठन जो होते हैं, है ना, वो इस अधिकार के तहत ही तो बनाए गए हैं, ठीक है ना। तो धार्मिक मामलों का प्रबंध वो कर लेंगे, चल अचल संपत्ति अर्जित कर सकते हैं, किसी प्रकार की संपत्ति वो अर्जित कर सकते हैं अपने संघों के माध्यम से, धार्मिक संस्थाओं के माध्यम से। वो धार्मिक संस्थाओं की संपत्ति का प्रबंध राज्य के कानून के अनुसार वो लोग कर सकेंगे। मतलब कि अब वो धार्मिक संस्थाओं की संपत्ति जो है एक कानूनी तौर पर अपने पास धार्मिक संगठन के नाम से रख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सरकार इसमें हस्तक्षेप नहीं करेगी। क्लियर है। तो इस प्रकार से धर्म की कुछ स्वतंत्रताएं प्रदान की गई है। अगले में है दोस्तों, नेक्स्ट है आपका धार्मिक कार्यों के लिए खर्च की जाने वाली राशि जो है कर से मुक्त होगी। तो धार्मिक कार्यों को लेकर के एक विशेष व्यवस्था ये की गई है, कि धार्मिक कार्यों में या कहें कि धार्मिक संगठनों के द्वारा, धार्मिक संस्थाओं के द्वारा जो पैसा खर्च किया जाता है उस पैसे पर टैक्स नहीं लगाएगी सरकार, है ना। तो धार्मिक संस्थाओं का पूरा पैसा कर मुक्त कर दिया गया है। नेक्स्ट है शिक्षण संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा प्राप्त करने या ना करने की स्वतंत्रता। तो जैसे कि जो सरकारी सहायता प्राप्त जो संस्थान होती है, मतलब स्कूल कॉलेज वगैरह, तो जो ये संस्थान होती है, शिक्षण संस्थान होती है, यहाँ पर जो सरकारी संस्थान होगी उसमें किसी धर्म विशेष की शिक्षा प्रदान नहीं की जाएगी, पहली कंडीशन। दूसरा ये कि अगर कोई निजी संस्थान भी है तो वहां पर धार्मिक शिक्षा देने के लिए किसी को बाध्य नहीं किया जा सकता। जैसे मान लेते हैं कि कोई एक धार्मिक संप्रदाय का एक पूरा स्कूल है, वहां पर अन्य संप्रदाय के बच्चे ने एडमिशन ले लिया उस स्कूल में, है ना। अब वहां पर वो अन्य संप्रदाय का बच्चा नहीं चाहता है कि उस धर्म की जो शिक्षा चल रही है अंदर उस शिक्षा को ले, तो उस बच्चे को मजबूर नहीं किया जा सकता, है ना। उस बच्चे को मजबूर नहीं किया जाएगा। बच्चा चाहे तो उस क्लास से बाहर जाकर बैठ सकता है, उस क्लास को ले या ना ले उसकी स्वतंत्रता के ऊपर है। मतलब सिंपल है कि शिक्षण संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा व्यक्ति की इच्छा के ऊपर है, लेना चाहे तो ले, अन्यथा ना ले, उसको बाध्य नहीं किया जाएगा। क्लियर है। तो इस प्रकार से 4 आर्टिकल में 4 विशेष प्रकार की स्वतंत्रताओं की बात की गई जो धर्म से संबंधित है। क्लियर है। अब इन्हीं के साथ में दोस्तों, इसी के साथ में फिर से वही बात करेंगे जो स्वतंत्रताओं में बात की थी हमने, कि ये स्वतंत्रताएं भी, ये धार्मिक स्वतंत्रताएं भी असीमित रूप से प्राप्त नहीं है। यहां पर भी कुछ सीमाएं अधिरोपित की गई है ना, कुछ सीमाएं अधिरोपित की गई है। जैसे सार्वजनिक व्यवस्था को लेकर के, भाई सार्वजनिक व्यवस्था में कोई बाधा ना पहुंचे, सार्वजनिक व्यवस्था में कोई बाधा ना पहुंचे। इसके अलावा नैतिकता बनी रहे, स्वास्थ्य आदि में कोई समस्या ना हो, है ना। इन सब क्षेत्रों को छोड़ करके जो है आपको स्वतंत्रता पूरी दी गई है। आप धार्मिक आचरण कीजिए, अपना प्रबंध कीजिए, उनको संचालित कीजिए, आपसे टैक्स भी नहीं लिया जाएगा, आप जैसे चाहे वैसे अपने धर्म का प्रचार प्रसार कीजिए, कोई रोक टोक नहीं है, लेकिन सार्वजनिक व्यवस्था भंग नहीं होनी चाहिए। क्लियर है। इस प्रकार से दोस्तों धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार वाला कंसेप्ट भी हमारा अब क्लियर हो जाता है। आई होप दोस्तों पूरा स्मूथ चल पा रहा, वो सेशन पूरा कंप्लीट समझ भी आ रहा होगा, है ना। अब हमारे जो एक अधिकार आता है वो आता है शिक्षा और संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार। ये क्यों प्रदान किया गया? देखिए इसमें 2 कंसेप्ट है दोस्तों, एक है संस्कृति का और एक है शिक्षा का। संस्कृति मतलब उसके लिए दी गई थी दोस्तों जो अल्पसंख्यक वर्ग था हमारे, था नहीं है, जो अल्पसंख्यक वर्ग है भारत में, उनको खतरा था कि कहीं ऐसा ना हो कि जो बहुसंख्यक समाज है वो उनकी परंपराओं को समाप्त कर दे, उनकी संस्कृति को समाप्त कर दे, तो उन्हें अपनी संस्कृति खोने का डर था। इस कारण से अंबेडकर और अंबेडकर के सहयोगियों के माध्यम से उन अल्पसंख्यकों के लिए विशेष प्रकार से इस संस्कृति को सुरक्षित, उनकी अपनी संस्कृति को, अपनी परंपराओं को सुरक्षित रखने का अधिकार मूल अधिकारों के अंतर्गत प्रदान किया गया, है ना। और उन्हें शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार भी प्रदान किया गया। तो यहां पर 29 और 30 2 आर्टिकल की व्यवस्था की गई है इनकी संस्कृति और शिक्षा को व्यवस्थित करने के लिए, ठीक है ना। तो पहला था अल्पसंख्यक वर्गों को भाषा, लिपि और संस्कृति को बनाए रखने का अधिकार विशेष रूप से दिया गया आर्टिकल 29 में। किसी राजकीय या राजकीय सहायता से संचालित शिक्षण संस्थान में प्रवेश के संबंध में मूल वंश, जाति, धर्म, भाषा
किसी आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। ये अल्पसंख्यक वर्ग जो है अपनी लिपि बनाए रख सकते हैं, अपनी संस्कृति को सुरक्षित रख सकते हैं। इसके लिए व्यवस्था की गई सरकार के द्वारा कि यहाँ पर जो है अपनी शिक्षण संस्थाओं की स्थापना भी कर सकते हैं और साथ ही साथ में वो कहीं पर जाकर अपनी शिक्षा प्राप्त भी कर सकते हैं। यहाँ पर आपकी जो कोई अल्पसंख्यक वर्ग अगर कोई दूसरी भाषा बोलता है, किसी दूसरी धर्म से है, किसी दूसरी जाति से है, तो उसके साथ में उन शिक्षण संस्थाओं में भेदभाव नहीं किया जा सकता, उसे एडमिशन देना ही होगा, है ना। आर्टिकल 29 के अंतर्गत दिया गया है। नेक्स्ट है अल्पसंख्यक वर्गों की शिक्षण संस्थाओं की स्थापना प्रशासन का अधिकार। तो इसके लिए दोस्तों अनुच्छेद आर्टिकल 30 में कहा गया है कि आपको अर्थात अल्पसंख्यक वर्गों की जो शिक्षण संस्थान है उनको प्रमोट करने के लिए सरकार भी सहायता देगी, सरकार भी सहायता करेगी। और ऐसा नहीं है कि एक को सरकार सपोर्ट कर रही है वो दूसरे अल्पसंख्यक वर्ग की शिक्षण संस्थान को सपोर्ट ना करे, ऐसा भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। क्लियर है ना। तो धर्म या भाषा पर आधारित सभी अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी रुचि की शिक्षण संस्थाओं की स्थापना उनके प्रशासन का अधिकार होगा। यहां पर एक विशेष बात याद रखिएगा, जो बहुसंख्यक समाज है उसे यह अधिकार नहीं है कि वो अपनी धार्मिक शिक्षण संस्थाओं की, मतलब ऐसे स्कूल या ऐसे कॉलेज जो अपने धर्म की शिक्षा प्रदान करे, इनको ऐसे स्कूल या कॉलेज डालने की परमिशन नहीं है। किसको? बहुसंख्यक समाज को, बहुसंख्यक वर्गों को, है ना, जो भी बहुसंख्यक है। जैसे कि भारत में भी हिंदू बहुसंख्यक है, तो हिंदू किसी स्कूल या कॉलेज की स्थापना नहीं हो सकती जहां पर हिंदू धर्म का प्रचार प्रसार की, मतलब हिंदू धर्म की शिक्षा दी जाए। लेकिन जितने भी अल्पसंख्यक समाज है उन अल्पसंख्यक समाज जो है अपने धर्म से संबंधित या अपने भाषा से संबंधित जो है शिक्षण संस्थाओं की स्थापना कर सकते हैं, स्कूल कॉलेजों की स्थापना कर सकते हो और उन्हीं स्कूल कॉलेजों में अपने धर्म की शिक्षा प्रदान कर सकते हैं, है ना। ये विशेष व्यवस्था यहाँ पर अनुच्छेद 30 में की गई है ना। अब छोड़िए, इसके बाद में कोई मतलब नहीं है। जो मेन बात थी इस स्वतंत्रता के अंतर्गत हमने सिर्फ उसकी चर्चा की है। तो धर्म या भाषा पर आधारित सभी अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी रुचि की शिक्षण संस्थाओं की स्थापना और उनके प्रशासन का अधिकार होगा। यह भी व्यवस्था की गई कि शिक्षण संस्थाओं को अनुदान देने में राज्य इस आधार पर भेदभाव नहीं करेगा कि वह धर्म या भाषा आधारित किसी अल्पसंख्यक वर्ग के अधीन है। मतलब राज्य सरकार इन अल्पसंख्यक वर्गों की शिक्षण संस्थाओं को जो है आर्थिक रूप से भी सपोर्ट करेगी, स्पष्ट तौर पर यह कहा गया है ना। तो इनको धर्म के आधार पर और जो है अपनी भाषा के आधार पर शिक्षण संस्थाएं स्थापित करने का अधिकार भी दिया गया है, साथ ही साथ राज्य की सहायता भी प्राप्त इनको होगी। क्लियर है। इस प्रकार से भाषा और संस्कृति का अधिकार कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट एंड लास्ट बचता है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों के अधिकार के अंतर्गत दोस्तों इसको समझिए। अब देखिए, ये एक कोई मूल अधिकार नहीं है, याद रखना, मूल अधिकार तो है लेकिन ये हमें कोई डायरेक्टली प्राप्त नहीं है। एक समझिए इसको, ये उनसे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। जो हमने समानता के अधिकार की बात की है, स्वतंत्रता के अधिकार की बात की है, धर्म की बात की है, संस्कृति, जितने भी हमने अभी तक 5 मूल अधिकारों की बात की है, इन सारे मूल अधिकारों की सुरक्षा करने का दायित्व किसने लिया है? आर्टिकल 32 ने लिया है। आर्टिकल 32 ने कहा है कि आपने मूल अधिकार दे तो दिए लेकिन छीन लिए तो भाई क्या करोगे? जनता क्या करेगी? आपका क्या कर सकती है? मान लो आपने स्वतंत्रता का अधिकार दिया है, अब आपने उससे जो है आपके खिलाफ जनता ने कुछ बोला और आपने उसको उठाकर जेल में डाल दिया, तो जनता क्या कर लेगी? तो जनता के लिए व्यवस्था करनी पड़ेगी ना। इसलिए संविधान निर्माता इस बात से भली भांति परिचित थे और इसीलिए उन्होंने अंतिम रूप से एक अन्य से अनुच्छेद की व्यवस्था की, अनुच्छेद 32 की। और 32 में स्पष्ट तौर पर कहा कि इस अनुच्छेद का प्रयोग करके, इस आर्टिकल का प्रयोग करके कोई भी साधारण व्यक्ति सीधे सर्वोच्च न्यायालय में जाकर के अपने मूल अधिकारों की मांग कर सकता है। अगर राज्य सरकार ने, विधायिका ने या कार्यपालिका ने या किसी ने भी अगर आपके मूल अधिकारों का हनन किया है तो आप जो है सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो और जाकर के आप अपने मूल अधिकारों की मांग कर सकते हो, है ना। मतलब अगर ये आर्टिकल 32 नहीं होता तो आप उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय नहीं जा सकते थे अपने मूल अधिकारों को लेकर के। अब ये बताइए, अगर आपके पास ये अधिकार नहीं होता कि आपके मूल अधिकारों को किसी ने छीना है और आप उसको खिलाफ कोई एक्शन ले, तो एक्शन लेने का अधिकार नहीं होता, तो ये सारे मूल अधिकार हमारे किस काम के थे, है ना। इसलिए आर्टिकल 32 सारे मूल अधिकारों की सुरक्षा करता है, रक्षा करता है। क्लियर है। और ऐसे इन अधिकारों की रक्षा करने के लिए जैसे ही व्यक्ति सर्वोच्च न्यायालय पहुंचता है या उच्च न्यायालय जाता है, मतलब हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट कहीं भी जाता है, तो वहां पर न्यायालय के द्वारा 5 प्रकार की रिटें जारी की जाती है। रिट मतलब संलेख जारी किए जाते हैं 5 प्रकार के।
5 आपको डिटेल नहीं जाननी है, याद रखिएगा। डिटेल में सामान्य से मैं 5 रिटों का नाम बता रहा हूं, इसमें डिटेल में आपको जानने की आवश्यकता अभी नहीं है, याद रखिएगा। इस पर एक अलग से स्पेशल मेरा सेशन अलग से ही होगा 5 प्रकार की रिटों पर, है ना। तो पहली रिट है, रिट कौन सी? बंदी प्रत्यक्षीकरण। बंदी प्रत्यक्षीकरण, इसका मतलब होता है कि न्यायालय अधिकारी को आदेश देता है कि जो बंदी, जिसको आपने बंदी बनाया है उसे पेश करे। जैसे किसी व्यक्ति को बिना कारण बताए किसी प्रकार से उसको अगवा कर लिया, बंदी बना लिया है ना, वो बंदी बना करके न्यायालय में पेश नहीं किया, 24 घंटे के अंदर पेश नहीं किया, तो क्या हुआ? मूल अधिकार का हनन हुआ है ना। तो अब कोई व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट या जो है हाई कोर्ट जा सकता है इसके लिए जाकर के, और ये बंदी प्रत्यक्षीकरण की रिट जारी करवा सकता है। तो इससे क्या हो, जिसने बंदी बनाया है ना उसके पास में न्यायालय का सीधा एक लेटर पहुंचेगा, और लेटर पहुंचा उसमें स्पष्ट लिखा होगा कि जिसको आपने बंदी बनाया है उसे न्यायालय में पेश करो, ठीक है। फिर वहां पर उसकी जांच पड़ताल होगी पूरी। क्लियर है? दूसरी जो रिट है वो है परमादेश की। परमादेश का मतलब होता है दोस्तों कि यहां पर अधिकारी को अपना काम करने के लिए आदेश दिया जाता है। जो अधिकारी, जैसे मान लो कोई व्यक्ति कार्य नहीं कर रहा है, आप कंप्लेन करवाने गए, एफआईआर करवाने गए किसी के लिए, या अपने अधिकारों का हनन हुआ उसके लिए आप गए, वहां पर थाने पर गए, है ना, पुलिस स्टेशन गए, वहां पर जाकर के आप कोई कंप्लेन लिखना चाहते हैं लेकिन वो सामने वाला लिखने को तैयार नहीं है, या कोई भी सरकारी अधिकारी हो वो अपना कार्य नहीं कर रहा है, जो कार्य आप करवाना चाहते हैं वो नहीं कर रहा है, तो उसके लिए भी आप जो है अपने मूल अधिकार का हनन हुआ है इसलिए आप न्यायालय की शरण ले सकते हो। वहां जाओगे तो आपको परमादेश रिट जारी करेगा, परमादेश रिट, है ना, ये संलेख जारी होगा परमादेश नाम का, और इसमें लिखा होगा स्पष्ट किसके लिए होगा दोस्तों, ये कि जो अधिकारी कार्य नहीं कर रहा है उसमें उसको आदेश दिया जाएगा कि आप अपना कार्य करें और रिपोर्ट तुरंत प्रस्तुत करें अपना कार्य करके। तीसरी रिट होगी प्रतिषेध की। प्रतिषेध का मतलब होता है कि सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के द्वारा निम्न न्यायालयों को आदेश दिया जाता है क्या दिया जाता है कि दोस्तों, कार्य ना करने का, कार्य ना करने का। जैसे मान लो कोई ऐसा कार्य है जो अधीनस्थ न्यायालयों ने ले लिया, कार्य चालू कर दिया, जबकि उसके पास ये परमिशन नहीं है, उसके पास ये परमिशन नहीं है, उसका कार्यक्षेत्र नहीं है अधीनस्थ न्यायालय का, लेकिन फिर वो उसने उस पर जांच पड़ताल चालू कर दी, वो केस अपने अंडर में ले लिया है। तो इसके लिए भी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों ही ये रिट जारी करके और उस केस को अपने पास बुलवा सकते हैं जो अधीनस्थ न्यायालय में चल रहा है। चौथा है दोस्तों, अगला है उत्प्रेषण। उत्प्रेषण ये है कि किसी मामले का निम्न न्यायालय से उच्च न्यायालय में भेजने के लिए जारी किया जाता है। तो ये उत्प्रेषण वाली जो रिट है ये कब जारी की जाती है? जब निम्न न्यायालय से, है ना, निम्न न्यायालय से उच्च न्यायालय में किसी मामले को बुलवाना हो तब। इसके अलावा है अधिकार प्रत्याह। नेक्स्ट लास्ट है अधिकार प्रत्याह। तो इसका मतलब ये कब जारी की जाती है दोस्तों? तो ये न्यायालय द्वारा अधिकारी से पूछताछ किए और वह अधिकारी से अपने पद पर आसीन, मतलब सिंपल ये है कि न्यायालय के द्वारा उस अधिकारी से पूछताछ की जाती है कि आप किस अधिकार से इस पद पर बने हुए हो। जैसे किसी को डाउट होता है ना कि यार इसको इस पद पर बैठने का कोई अधिकार नहीं है, फिर ये क्यों बैठा हुआ है? तो किसी को डाउट हुआ तो वो सीधा न्यायालय में पहुंच गया। न्यायालय जो है वहां अधिकार प्रत्याह की रिट जारी करेगा, वो जारी करके उस व्यक्ति से पूछेगा कि बताइए भाई आपका ज्वाइनिंग लेटर वगैरह सब कुछ बताइए कि आपके पास ये अधिकार है या नहीं है इस पद का इस्तेमाल करने का। इस प्रकार से ये 5 प्रकार की रिटें जारी की जाती है। आपको यहाँ पर सिर्फ 5 नाम याद करने हैं और कौन सी रिट किस लिए जारी की जाती है बस ये समझना है। क्लियर है? तो इसी के साथ में दोस्तों आपका जो अनुच्छेद 32 है ये कंप्लीट हो जाता है। अब यहां पर एक बात अब कंप्लीटली याद रखिएगा, जितने भी आपके मूल अधिकारों की चर्चा की गई है, इन मूल अधिकारों में कुछ आर्टिकल्स को छोड़ दें तो युद्ध के समय, बाहर की आक्रमण के समय, जैसे युद्ध चल रहा हो विभिन्न देशों में, देश का अन्य देश के साथ में युद्ध चल रहा हो, या बाहरी कोई आक्रमण हुआ हो देश पर, या देश के अंदर सशस्त्र विद्रोह हो चुका हो, है ना, तो इस परिस्थिति में राष्ट्रपति ने संकट काल की स्थिति घोषित कर दी, संकट काल घोषित कर दिया देश में। तो उस परिस्थिति में आपके मूल अधिकार निरसित हो जाएंगे, स्थगित हो जाएंगे, और आप जब ये संकट काल की परिस्थिति होगी, इस समय जो आपके मूल अधिकारों का हनन किया भी जा सकता है, तो ऐसी परिस्थिति में आप न्यायालय की शरण नहीं ले सकते। क्लियर है? बस इतना सा आपको याद रखना है कि संकट काल के समय में, आपातकाल के समय में आपके मूल अधिकार निरसित हो जाते हैं, आप न्यायालय की शरण नहीं ले सकते। क्लियर दोस्तों? तो इस प्रकार से हमारा ये मूल अधिकार वाला पूरा कंसेप्ट होता है क्लियर। और इसी प्रकार से अब नेक्स्ट जो हमारा सेशन होगा, देखिए अभी हमने बात की हमारे अधिकारों की, बड़ा अच्छा लगा कि यार हमें इतने सारे अधिकार प्राप्त हैं। अब मेरे प्यारे दोस्तों अधिकार तो है लेकिन अब आपके कर्तव्य भी है, क्योंकि हमेशा याद रखिए अधिकारों के साथ कर्तव्य हमेशा बने रहना चाहिए। अगर सिर्फ जनता को अधिकार दे दिए जाए तो जनता के अंदर अव्यवस्था आ जाएगी।
है ना, जनता के अंदर या कहीं कि समाज के अंदर अव्यवस्था स्थापित हो जाएगी। तो जहां पर भी अधिकार होते हैं वहां कर्तव्यों का होना नितांत आवश्यक है। इसीलिए संविधान में आगे चल करके, मूल संविधान में कर्तव्य नहीं थे, लेकिन आगे चल करके कुछ कर्तव्यों की भी व्यवस्था की गई है आपके और हमारे लिए, मतलब जनता के लिए। क्लियर है। और उन्हीं कर्तव्यों पर 10 विशेष प्रकार के कर्तव्यों की चर्चा की गई और 10 विशेष कर्तव्यों पर हम चर्चा नेक्स्ट सेशन से करेंगे। ठीक है ना। चलिए दोस्तों, मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। और चलिए, विशेष सूचना जो थी वो अब मैं आपको नेक्स्ट सेशन में ही सुनाऊंगा। 5 तारीख को अब अगला, इसके आगे जो मूल कर्तव्य वाला सेशन है दोस्तों, 5 या 6 तारीख को अब ये होने वाला है। 5 या 6 मई को अब ये सेशन यहां से कंटिन्यू होगा। ठीक है ना। मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में दोस्तों। थैंक यू, धन्यवाद।